फ्रेंड्स, आज हम चालू करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में दोस्त अपने को देखना है और समझना है गुडविल के बारे में। ठीक है, तो पहले अपने ये समझेंगे कि गुडविल होता क्या चीज़ है, और फिर अपने को ये बताया गया है कि गुडविल को बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है। सो बेसिकली और अकाउंटेंसी में अपने ये भी बात किए थे कि वही चीज़ लिखेंगे जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। कोका कोला का बैलेंस शीट अगर हम लोग देखेंगे, अगर अपने को किस बिजनेस को खरीदना है तो बिजनेस का क्या खरीदेंगे हम लोग? भाई ये जो एसेट है ये मेरे को दे दो। ठीक है जी, तो लेट्स से अगर ये एसेट है 5,000 रुपये का और लाइबिलिटी है समझ लो 1,000 रुपये का। अब मैं इस बिजनेस को खरीद लेता हूँ, इन एसेट्स का मैं मालिक बन जाऊंगा, ये देनदारी भी तो मेरे को ही देना, हाँ जी देना है। तो कुल मिला के मेरे हाथ में क्या आएगा? कुल मिला के 4,000 रुपये का सामान मेरे हाथ में आएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। बैलेंस शीट में ये सारे एसेट्स रिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है, बट कोका कोला का जो ब्रांड वैल्यू है, कोका कोला का जो गुडविल है, वो बहुत बड़ा है भाई, जो कि यहाँ पर रिकॉर्डेड नहीं है, बैलेंस शीट में नॉट रिकॉर्डेड। कहीं पर भी रिकॉर्डेड नहीं है। कोका कोला इतना बड़ा ब्रांड है, इतना ज़बरदस्त गुडविल है कि क्या वो कोका कोला अपना बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के वैल्यू पे बेचेगा क्या? पहले इस बात का जवाब दीजिए आप। तो वो कोका कोला बोलेगा भैया रहने दे, सिर्फ मेरा बैलेंस शीट को मत देख, आई एम ब्रांड कोका कोला। तो ये कोका कोला देखते के साथ कंज्यूमर जो है इसको तुरंत खरीद लेगा। तुम्हारा नाम है समझ लो झंपा कोला। अब ये झंपा कोला को कौन जानता है? कोई नहीं जानता झंपा कोला को, बट कोका कोला को सब कोई जानता है। इतने साल से काम करने से मैंने एक ब्रांड बनाया है, उसको मैंने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया है, बट आज मैं अगर अपना बिजनेस बेचूं तो मैं उसका फ़ायदा लूंगा क्या नहीं लूंगा? तो उसी एलिमेंट को कहते हैं गुडविल। 3 पार्टनर मिलके लास्ट 5 ईयर से ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, ज़बरदस्त मेहनत करके इन्होंने मार्केट में कस्टमर लोगों का ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट, कस्टमर लोग इनके ऊपर फेथ करते हैं, कस्टमर लोग इनके ब्रांड पर विश्वास करते हैं। तो ये मेहनत किसने किया? ए, बी एंड सी ने किया। अब एक नया पार्टनर डी आना चाहता है, तो ये नया पार्टनर डी जो आएगा डायरेक्ट उसको 5 साल का जो मेहनत ए, बी एंड सी ने किया है, 5 साल का मेहनत का मज़ा डी को राइट फ्रॉम फर्स्ट डे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? उसका तो भैया हमारा योगदान है, तुम्हारा तो कोई योगदान नहीं है। सी का डेथ हो गया, अनफॉर्चुनेट है, सी का डेथ हो गया। अब सी का डेथ हो गया, सी ने इतना साल से मेहनत किया, ये फर्म का मेहनत है कि कस्टमर आज भी सी के मरने के बाद भी कस्टमर इसी फर्म के पास आएंगे और सामान खरीदेंगे। सामान खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ कस्टमर के आने से फ़ायदा होगा। अब सी के जो रिलेटिव्स है, उनका ये कहना ठीक है भाई हमारे पिताजी अब नहीं रहे, तो जो उनका प्रॉफिट का जो शेयरिंग था, अब क्योंकि वो आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो तो ऑफ कोर्स उनको नहीं मिलने वाला है। बट जो मेरे पिताजी 10 साल से 10 ईयर्स से इस फर्म के साथ जुड़े थे, उनके मेहनत के वजह से आज 2 साल 3 साल तक तो कम से कम उनका इम्पैक्ट तो रहेगा ना। मेरे पिताजी का नाम इतना मशहूर है कि वो नहीं है तो भी उनके नाम से आप कमाओगे, मेरे पिताजी के नाम से आप लोग कमाओगे भाई, तो कम से कम कुछ तो हिस्सा हमारा बनता है क्या नहीं बनता है? तो जितने भी पार्टनर्स थे बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बोला नहीं नहीं एकदम सही बोल रही हो भाई, तुम्हारे पिताजी ही हम लोगों को इस बिज़नेस में लाए थे और उनके बदौलत ही हम लोग आगे काम करेंगे, काम सीखे हैं, तो 100% उनके नाम का कमाई होगा। अब समझ लो एक अम्ब्रेला बनाने का कंपनी है, छाता, तो नॉर्मल अम्ब्रेला कंपनी और यहाँ पर अम्ब्रेला कंपनी है
बिप्लब दा, बिप्लब दा छाता कंपनी, ठीक है। अब ये बिप्लब दा समझ लो ज़बरदस्त पॉपुलर इंसान है, ठीक है। तो बिप्लब दा का कहना है ये बिप्लब से छाता लोगे तो लाभ ही लाभ होगा। बिप्लब में लाभ है ना, LAB। तो जो भी इनका बहुत अच्छा पर्सनालिटी था, बहुत अच्छे इंसान थे बिप्लब दा, अब नहीं रहे। और अगर मार्केट में जितने भी ब्रांड्स अगर साल में 10,000 छाता बेचते हैं तो बिप्लब दा 15,000 छाता बेचते हैं। जितने भी कंपनी हैं अगल बगल में, कोई 10,000 बेचता है, कोई 9,800 बेचता है, कोई 10,100 बेचता है, कोई 9,600 बेचता है। तो कुल मिला के एवरेज में 10,000 आता है छाता। बट बिप्लब दा का छाता, बिप्लब दा का व्यवहार, बिप्लब दा का क्वालिटी 15,000 छाता बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने ये तो कन्फर्म है कि 5,000 छाता हम लोग ज़्यादा बेचते हैं, तो गुडविल है ना, बिप्लब दा का नाम से छाता बिकता है। या इसको अपने ऐसे भी समझ सकते हैं कि समझ लो छाता बेचने का बिजनेस में सब कोई काम कर रहे हैं, मोटा मोटी हर इंसान को पता है कि छाता बेचने का बिजनेस में 25 लाख रुपया का लागत है। 25 लाख रुपया लगाओ और छाता बेचने का बिजनेस में घुस जाओ, और 25 लाख रुपया लगा के मोरलेस सबको पता है कि भैया 12% का रिटर्न आने वाला है इस छाता बिजनेस में। बिजनेस एकदम देखो, बिजनेस एकदम धंधा का बात हो रहा है। तो 25 लाख का 12% मेरे दोस्त कितना होता है? 3 लाख रुपया। तो मोरलेस 25 लाख। अब कोई इंसान बोलता नहीं मेरे पास तो ज़्यादा पैसा है, तो ज़्यादा पैसा तो उसने 50 लाख रुपया लगाया छाता के बिजनेस में। ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे तो 50 लाख लगाओगे तो भी 12%, 6 लाख। तो मोरलेस ये छाता बिजनेस का एक आइडिया है मार्केट का कि छाता बिजनेस में 12% का कमाई होता है। अब हमारे बिप्लब दा जो है, बिप्लब लाभ होगा, बिप्लब दा भैया बाजार से ऊंचा काम कर रहे हैं। तो बिप्लब दा का बिजनेस में क्या हो रहा है, 12% से ज़्यादा का रिटर्न आ रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि बिप्लब दा अपने बिजनेस में, या बिप्लब दा एंड कंपनी लिख दो, उनके जो पार्टनर्स है उन्होंने मिलकर 50 लाख रुपया लगाया। तो 12% के हिसाब से बिप्लब दा का कंपनी का होना चाहिए था मुनाफा 6 लाख रुपया, क्योंकि मार्केट बोलता है 12%। बट बिप्लब दा लोग कमा रहे हैं 24% के हिसाब से। उनका रिटर्न आ रहा है, उनका रिटर्न मेरे दोस्त आ रहा है 2% करके, राइट। सो 12 लाख रुपया आ रहा है उनका। अब कोई भी पार्टनर अगर बिप्लब दा के पास पार्टनरशिप करने आए, पैसे लगाएं, तो देखो मार्केट में पैसा लगाओगे तो बेटा 12% का रिटर्न मिलेगा। बिप्लब दा से पार्टनरशिप करोगे तो 24% का रिटर्न मिलेगा। तो ये जो 12% एक्स्ट्रा रिटर्न जो मिल रहा है मेरे साथ पार्टनरशिप करने का, वो तो तुम्हारी मेहनत से नहीं मिल रहा ना। तुमको पैसा लगा के बिजनेस करना है तो भैया तुम आओ, 12% में तुमको पैसा मिलने, 12% का रिटर्न मिलने वाला है। बट मेरे साथ धंधा करोगे तो तुमको 12% सुपर प्रॉफिट, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। 12% इज द नॉर्मल प्रॉफिट, 24% इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो भैया ये जो सुपर प्रॉफिट कमाओगे तो उसके लिए तो यार तुम तो मेहनत नहीं कियो। तुम अगर अपने आप काम करोगे तो 12% का रिटर्न आएगा, बट कब आएगा, कैसे आएगा, कंपटीशन है, हो सकता है 12% भी नहीं आए, तुम्हारा 10% ही आए। बट मेरे साथ काम करोगे तो भैया मैं तो बिप्लब दा हूँ। अपने साथ काम करोगे तो अपना तो एकदम एक नंबर ब्रांड है भाई। तो एक नंबर ब्रांड के साथ जुड़ने में रिस्क तो कुछ भी नहीं है। तो कोई भी व्यापारी, कोई भी पार्टनर कम से कम 12% तो गारंटेड चाहेगा। बट खुद से अकेला काम करे तो हो सकता है वो 12% आए नहीं आए, पता नहीं। बट बिप्लब दा के साथ अगर हमको पार्टनरशिप करने का मौका मिल जाए, अरे बिप्लब दा तो भैया 24% का धंधा कर रहा है, तो व्यापारी क्या सोचेगा कि यार अपना पैसा वहां डूबने वाला तो नहीं है। बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क से बचना है मेरे को। यहां मेरे को अगर बिप्लब दा कंपनी के साथ हम काम करेंगे तो 100% मेरा जो पैसा लग रहा है, जैसे मैं पार्टनर बनूंगा तो मैं पैसे लेकर जाऊंगा ना भैया, मेरा कंट्रीब्यूशन। पार्टनर बना लो, पार्टनर बना लो, पार्टनर बना लो। तो पार्टनर बनने के साथ मेरे को कंफर्म हो गया कि यार आज पार्टनर बन गए, अब अपने को भी यार 24% का रिटर्न आएगा, क्योंकि अब अपने भी पार्टनर है। तो बिप्लब दा बोलेंगे अच्छा बेटा हमसे पार्टनरशिप करके 24% कमाओगे,
तो तुम जो कमाओगे, मेरा ही हिस्सा तो तुम लूटोगे, मेरा ही हिस्सा तो तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 24% आ रहा है मेरे मेहनत का आ रहा है। तो मैं तुमको मेरा हिस्सा नहीं देने वाला हूँ। तुमको भैया मार्केट का 12% कमाना है, आ जाओ मेरे साथ। तो जो मेरा हिस्सा का जो पैसा जो तुम्हारे पास जाने वाला है, वो मैं तुमसे पहले ही ले लूंगा, भैया दे दो। तो उसको कहते हैं गुडविल। और ये नया बंदा जो है वो खुशी खुशी देगा पैसा, गुडविल बोल के देगा। आमतौर पे विप्लव दा के कंपनी में 24% का रिटर्न मिल रहा है, दूसरा कोई कंपनी में 12% का रिटर्न मिलता है। तो 12% का रिटर्न में इसको मिलता मोर और लेस 3 लाख रुपया। तो 3 लाख के जगह उसको मिला 6 लाख रुपया, तो ज़्यादा पैसा मिला है। तो क्या ये पार्टनर सिर्फ 1 साल का मुनाफा के लिए बना है? तो भैया देखो, मिनिमम 3 लाख रुपया इंटू 5 साल, मतलब 15 लाख रुपया तुमको एक्स्ट्रा देना होगा हम लोगों को। ये कौन डिमांड कर रहा है? ये डिमांड कर रहा है B&A। 25 लाख रुपया तो तुम दे दो, वो हम तुम्हारा कैपिटल में जोड़ेंगे, 50 25 25 हो जाएगा। बट तुमको 15 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना होगा कि A, B एंड C। A का कैपिटल है 25 लाख रुपया, B विप्लव दा का कैपिटल है 50 लाख रुपया, C का कैपिटल है 25 लाख रुपया, बट उसने बिजनेस ज्वाइन करने के लिए और 15 लाख रुपया दिया है। तो देखा जाए तो दिया है उसने 40 लाख रुपया, ठीक है। इसने दिया है 25 लाख रुपया, इसने दिया है 50 लाख रुपया। तो ये 40 लाख रुपया देकर, ये 25 लाख रुपया देकर, अगर आज प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख रुपया, तो 10 लाख में 2.5 लाख तुमको मिलेगा भाई, ठीक है। 5 लाख इनको मिलेगा और 2.5 लाख इनको मिलेगा। तो ये जो ए है, इसको कोई तकलीफ नहीं होगा। ए बोलेगा देखो भैया, मैं पहले पुराना पार्टनर हूं, तो भैया देखो मैं पुराना पार्टनर हूं, मैंने लगाया बिजनेस में 25 लाख रुपया, और तू सी जो है, तू अभी नया पार्टनर बना है, तो 25 लाख तो तेरे को लगाना ही पड़ेगा। देख, मैं 25 लाख लगा के 2.5 लाख लेके जा रहा हूँ, तू भी 25 लाख लगा के 2.5 लाख लेके जा रहा है, हम लोग दोनों इक्वल पार्टनर है, 25% के हिस्सेदार। बट क्योंकि तू 5 साल बाद ज्वाइन किया, 5 years लेटर, तो भैया 15 लाख रुपया हमने तुमसे ले लिया है। और ये 15 लाख जो है, ये बी और ए बांट लेंगे आपस में, ठीक है। किस रेशियो में बटेगा, कैसे बटेगा, ये सब कैलकुलेशन हम लोग सीख लेंगे। बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आधा से ज़्यादा काम हो गया। तो सी को भी लगेगा कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं, 15 लाख एक्स्ट्रा दिए हैं, बट चलो ठीक है, इस कंपनी में घुस गए हैं, गारंटीड है, अच्छा कंपनी है, रुपया डूबने वाला नहीं है, पार्टनर बन गए भैया 25% का। ए एंड बी ने मेहनत करके 5 साल के बाद इस कंपनी को इस पोजीशन पे लेकर आया। समझ लो 20 लाख का प्रॉफिट आया, 25%, 50%, 25%। तो ये सी जो सोचेगा, बोलेगा चलो अगर 20 लाख का प्रॉफिट आने वाला है, तो मेरे को तो 5 लाख, इनको 10 लाख, इनको 5 लाख। आज ये जो 20 लाख का जो प्रॉफिट आएगा 2018 में, तो ये कहीं ना कहीं ए एंड बी जो पहले के पार्टनर्स थे, इन्होंने तो ज़बरदस्त मेहनत किया है, उनके मेहनत का नतीजा तो है कहीं ना कहीं सुपर प्रॉफिट। आमतौर पे मार्केट का प्रॉफिट होता है 10 लाख, यहाँ 20 लाख आने वाला है, तभी तो मैं इस फर्म को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उनके मेहनत के लिए जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, उसके लिए अगर मैं एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़े तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एतराज़ नहीं है। इट मेक्स ऑल द सेंस। और देखो क्या होता है ना, बिजनेस जब हम करते हैं, कोई ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे काम नहीं होता है। अगर ये मैं गुडविल, ये आपस में तीनों जन मिलके तय करते हैं। अगर समझ लो मैं गुडविल मांगू 30 लाख रुपया, मैं मतलब ए एंड बी मांग रहे हैं गुडविल 30 लाख रुपया, और सी बोला नहीं देखो दादा, ये गलत मांग रहे हो दादा, 30 लाख तो गलत है, आपने क्या वैल्यूएशन किया भाई, हमने ऐसा ऐसा वैल्यूएशन किया है, 30 लाख तो गलत है। तो कहीं ना कहीं अपने देखेंगे कि ये 30 लाख गलत है, 15 लाख सही है, तो बिजनेस में आपस में कोई ना कोई फॉर्मूला तो बनाएंगे ना। अब हम बोल रहे हैं कि भाई देखो, हमारे को ज्वाइन करे तो सुपर प्रॉफिट है, अब हम बोलेंगे कि मार्केट का 12% और हमारा 24%, तो हमने ये कैलकुलेशन किया है। अब इमेजिन करो कि मार्केट का 15% है और हमारा 22% है, हमने झूठ कहा है, कैलकुलेशन करते समय हमने झूठ कहा है। तो भैया सिर्फ कहने पे तो धंधा नहीं होता है,
हम कुछ भी बोल देंगे और आप कुछ भी मान लोगे, ऐसा तो नहीं होता। तो भैया जब मैं सी को, ए एंड बी जो है, जब सी को समझा रहे हैं तो सी बोलेगा ठीक है दादा रुकिए, आप जो 12% बोल रहे हो 12% नहीं है दादा, वो 15% है। कैसे पता? देखो दादा ये रिपोर्ट है। और दादा आप जो 24% बोले, 24 नहीं, ये 22% है। तो ठीक है भैया, अगर ये ऐसा है वैसा है तो आपस में तय हुआ। फिर एक कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, एक मेथड निकालेंगे। कोई बोलेगा सुपर प्रॉफिट से निकालो, कोई बोलेगा ऐसे निकालो, अलग अलग मेथड्स है। नहीं नहीं दादा ये मेथड मेरे को जमता नहीं। भैया तेरे को नहीं जमता तो भाग ले, कट ले कट ले, चल 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 हट घिसक, ऐसा भी हो सकता है। या बोलेगा ठीक है दादा जैसा आप बोले हम वैसा कर लेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है। गुडविल कैलकुलेट करने का बहुत सारे मेथड्स है। अब समझ लो हम बोलेंगे देखो प्रॉफिट से निकालते हैं। तो अगर मेरा 30,000 का प्रॉफिट था, फिर 40,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 50,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 60,000 का प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिला के फिर 80,000 का प्रॉफिट हुआ। तो देखा जाए तो ये ग्रोथ जो है ये हमेशा बढ़ते जा रहा है। जब हम बढ़ते वाले ट्रेंड में हैं तो अगर हम एक सिंपल एवरेज निकालें, देखो एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज में क्या फ़र्क है? देखो दोस्त, हम हमेशा क्या बोलेंगे, आज आप नया पार्टनर ले रहे हैं तो हम बोलेंगे देखो भैया आप 30,000 को भूल जाइए। आज अगर आप बात करेंगे तो 80,000 को ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो लास्ट ईयर मैंने 80,000 किया है, 2017 में 80,000 है, 2016 में 60,000 है, 2015 में 50, 2014 में 40, 2013 में 30। ठीक है, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि भैया मेरा लेटेस्ट को पकड़ो ना आप, क्योंकि आज अगर हम 2018 का बात करें अगर हम, तो 80,000 से ऊपर ही जाएगा मेरा प्रॉफिट, 80 के ऊपर ही जाएगा। क्यों 80 के ऊपर जाएगा? क्योंकि देखो भैया लास्ट ईयर देख लो, और मेरा ग्रोइंग ट्रेंड है, ग्रोथ है मेरा। अगर यहाँ पर प्रॉफिट ऐसा होता, यहाँ 30,000, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ 30,000, यहाँ 45,000, यहाँ फिर 33,000, यहाँ 70,000, फिर यहाँ 60,000, तो मैं श्योर नहीं हूँ मेरा क्या ट्रेंड है प्रॉफिट का, मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसमें होगा सिंपल एवरेज। पर जब मैं श्योर हूँ तो मैं हमेशा चाहूँगा कि मेरे इसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाए। जब हम वेट्स देते हैं ना तो हम क्या करते हैं, इसको वेट 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं, इसको 5 देते हैं, राइट, और इसको टोटल कर लेते हैं। सिंपल एवरेज अगर आप करोगे और वेटेड एवरेज करोगे, तो सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज में क्योंकि यहाँ का वेट ज़्यादा है, हो सकता है सिंपल एवरेज में कैलकुलेशन आएगा 55,000, तो वेटेड एवरेज में आएगा कैलकुलेशन 65,000। एक एग्जाम्पल दिया। अब समझ लो हमने कहा था कि भी गुडविल जो हम आपसे लेंगे इंटू 5 ईयर्स लेंगे, तो 55,000 इंटू 5 लेंगे और 65,000 इंटू 5 लेंगे, किस में ज़्यादा पैसा मिलेगा मेरे को? मेरे को 65,000 वाले में ज़्यादा पैसा मिलेगा। और मैं ज़्यादा क्यों डिमांड कर रहा हूँ? मैं ज़्यादा इसलिए डिमांड कर रहा हूँ कि देखो भैया 2017 में मेरा इंक्रीज हुआ है, 2016 में, मतलब मैं इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चल रहा हूँ। तो सिंपल एवरेज करने से ज़्यादा फायदा मेरे को होगा वेटेड एवरेज करने में। तो जब भी एक क्लियर कट ट्रेंड नजर आए तो हमेशा अपने वेटेड एवरेज लेंगे। आई होप कि दिस इज क्लियर। गुडविल कैलकुलेट करने का दरकार क्या है? अब देखो अगर पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो भैया गुडविल का कैलकुलेशन करने का दरकार है। एक नया पार्टनर को एडमिशन ले रहे हैं, बुक वैल्यू और ब्रांड वैल्यू, हो सकता है बुक वैल्यू में हो 2,000 करोड़, बट एप्पल बोलेगा भैया मेरा ब्रांड वैल्यू लगा रहा हूँ 50,000 करोड़ का। अब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, जैसे हमने बताया, तो उसका परिवार वाला बोलेगा कि अरे पापा का अब एज हो गया, अब रिटायर लेना चाहते हैं, या पिताजी नहीं रहे तो प्लीज़ उनका मेहनत का कुछ हिस्सा जो बनता है वो दे दीजिए। या आप चलो बिजनेस को बेच रहे हैं। आज हम लोग बात जो कर रहे हैं ना गुडविल का, तो ये समझ में आपको अभी तक तो आ गया होगा कि गुडविल बड़ा अच्छा चीज़ होता है भाई। गुडविल तो बड़ा कमाल का चीज़ है।
और गुडविल कहीं ना कहीं क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि गुडविल मतलब एक तरीका से फ्यूचर प्रॉफिट, जो हम काम करते हैं, जो मेरा ब्रांड जो कमाता, उस प्रॉफिट का ही कहीं ना कहीं बात हो रहा है। बिजनेस है तो प्रॉफिट है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वाई वी आर नॉट रिकॉर्डिंग, वाई नॉट रिकॉर्डिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट एक काम करो अब से सर, ऐसा कुछ कर लो, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल का एक कॉलम रहेगा। अब जब भी किसी को खरीदना हो कोई भी चीज़, ए अपना गुडविल ये है, चल खरीदता क्या, तो गुडविल बोल के भी सर एक कॉलम बना के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालिए ना सर। कोका कोला को बोलिए ना, एप्पल को बोलिए ना, अरे भैया दरकार क्या है, वाई शुड दे वैल्यू, हाँ वाई। कोई भी क्या अपना फर्म को बेचना चाहता है, और अगर वो वैल्यू कर भी ले, लोगों की बुरी नज़र लगेगी। और ये वैल्यूएशन का बड़ा अलग अलग मेथड है, और वैल्यूएशन फ्लक्चुएट भी तो होगा। गुडविल अगर आज है तो कल गुडविल नष्ट भी तो हो सकता है, कम बेसी भी तो हो सकता है। सो इसीलिए इसको वैल्यू नहीं किया जाता। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या कहना है वो भी समझना होगा। एएस क्या कहता है, गुडविल कैलकुलेशन के बारे में एएस का क्या हिदायत है, ये भी समझना होगा। तो कहने का मतलब है कि देखो बहुत कुछ समझना है। सो क्या आप रेडी हो? क्योंकि एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो अभी तक जो हमने आपसे बात की है, अभी तक हमने आपको ये बताया है कि गुडविल क्या होता है। फिर हमने आपको साथ साथ ये भी बताया कि कहीं ना कहीं गुडविल जो है वो प्रॉफिट से संबंधित है, तो प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता है। और फिर अपने ये बताया कि गुडविल को कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो कुल मिला के गुडविल क्या है समझ में आ गया। तो प्रॉफिट्स एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसको भी समझना है। तो क्या कहीं ना कहीं जब हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे, तो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ए बी एंड सी कंपनी, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, हाँ जी करेंगे। और अब क्या होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज दे दे आपको कि देखो भैया इस ये गलती इन्होंने कर लिया, ए बी सी एन कंपनी के जो अकाउंटेंट है या अकाउंट्स टीम जो है, उन्होंने ये गलती की है, तो भैया आप अच्छे अकाउंटेंट हो, ये जो इन्होंने गलती की है, इनकी गलती के कारण ये प्रॉफिट का फिगर गलत आ रहा था, तो भैया आप लोग गलत मत करना, आप लोग इस प्रॉफिट के फिगर को पहले सही करना। सही करने के बाद आप लोग क्या करोगे, प्रॉफिट से आप लोग क्या निकालोगे, कैलकुलेट क्या करोगे, गुडविल कैलकुलेट करोगे। अगर प्रॉफिट का फिगर गलत निकल गया तो गुडविल का भी फिगर गलत निकल जाएगा। से यस और नो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर पे आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। अब गुडविल निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, तो अपने को क्या करने का, बहुत सारे मेथड्स 1 2 3 को स्टडी करना है। एन्युटी बेसिस, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। एवरेज प्रॉफिट, इसको भी स्टडी करेंगे। सुपर प्रॉफिट, इसको भी स्टडी करेंगे। सुपर प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिया था बातों बातों में कि 12% अगर बाजार का नॉर्मल रिटर्न और बिप्लब दा का रिटर्न 24% है, तो 12 और 24 में 12% का जो फर्क है सुपर प्रॉफिट है। या एक कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसको भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोर और लेस कुछ ताल्लुक है दोनों का, नाक को इधर से पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, बस इतना सही बात है दोस्त। तो ये है कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी समझ लेना है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म। तो याद है बिप्लब दा का रेप्यूटेशन, याद है कि नहीं भाई? इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, तो भैया प्रॉफिट्स तो आ गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा होने वाला, क्योंकि बिप्लब दा नाम है मेरा, बिप्लब दा। इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट्स ऑफ प्रॉफिट। सो बिप्लब दा, आपको क्या यकीन है कि जो आपसे छाता लेते हैं वही आप ही से लेंगे? दोबारा अगर उनको छाता चाहिए, आई आई पूरा 100% हमको कॉन्फिडेंस है। क्या बोलता है बाबू मोशाय, हमारा बाबूजी, उनका बाबूजी उतना कितना 200 साल से हम लोग इस बिजनेस में हैं, हमारा आज तक कोनो एक भी कॉम्प्लेन नहीं है। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। उड़ी बाबा, एसेट है, एसेट है तो बैलेंस शीट में लिखो ना रे बाबा, बैलेंस शीट में कहीं नहीं लिखता, एसेट है तो उस पर चर्चा करेंगे।
गुडविल को छू नहीं सकते हो, तो इसीलिए इनटेंजिबल एसेट है। इवन देन इट इज़ रियल। अभी तक तो हमने अकाउंटिंग का बात ही नहीं किया था, ठीक है। अकाउंटिंग में अपना आता है बैलेंस शीट, अकाउंटिंग में अपना आता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान दीजिए, इट इज़ नेसेसरी दैट इट हैज़ सम मॉनेटरी और सेलेबल वैल्यू। याद है हमने मॉनेटरी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पढ़ा था। सो अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है, अगर वो प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं होगा तो भैया बुक्स में खाता में लिखेंगे कैसे? तो कुछ तो वैल्यू होना चाहिए, सेलेबल वैल्यू, मतलब जिसको मैं बेच सकूं। तो भाई एक नया पार्टनर आया तो उसको वैल्यू क्रिएट करके बेचा ना भैया। 15 लाख रुपया जो लिया, क्या चीज का लिया? गुडविल का लिया। गुडविल का लिया मतलब बेचा, गुडविल को बेचा। जो दिखता नहीं उसको बेच दिया, जिसको छू नहीं सकता उसको बेच दिया। अरे भैया देखो, बायर एंड सेलर। बायर पैसा देने के लिए, सेलर मैं ही बेचता, वो बायर है वो खरीदता, वो उसको पैसा देता, मैं दिया। तेरे को क्या है भाई, दिखे नहीं दिखे, ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं, पैसा आया कि नहीं? तो तेरे अकाउंट्स वाले जो बोलते हैं कि पैसा आने से ट्रांजैक्शन होता, ट्रांजैक्शन हुआ ना। क्या बेचा भैया? अरे मैं अपना गुडविल बेचा रे। बेचा तो पैसा आया ना, पैसा आया तो चल अकाउंट्स में लिख। ट्रांजैक्शन हुआ, मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो अकाउंट्स में लिख, बैलेंस शीट में लिख। जब तक कुछ लेन देन नहीं होता तब तक लिखोगे नहीं ना तुम लोग। यही तो बात है, यही तो सीखा था हमने शुरू में। इट इज नेसेसरी दैट इट हैज सम मॉनेटरी और सेलेबल वैल्यू। बोलते हैं कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन है भैया, और गुडविल उस रेप्यूटेशन को वैल्यू करेगा। देखो इस छोटा सा एक लाइन को कितना डिटेल में समझेंगे हम लोग। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन। अच्छा रेप्यूटेशन से क्या होगा? सामान ज्यादा बिकेगा। सामने वाला चंपालाल जो है, चंपालाल दिन में 5 छाता बेचता है, और बिप्लब दा जो है दिन में 10 छाता बेचता है। तो 5 का जगह 10 बेचता है। क्यों? अरे भैया इनका गुडविल अच्छा है, रेप्यूटेशन अच्छा है। चंपालाल एकदम झगड़ालू आदमी है, छाता बेचने के बाद अगर कोई रिपेयरिंग का काम हो तो सुनता ही नहीं। अरे कौन लेगा इससे? वही इंसान लेंगे जिनको चंपालाल का बिहेवियर के बारे में पता नहीं है, या जिनको बिप्लब दा का बिहेवियर के बारे में पता नहीं। अनजान आदमी आया, उसको लगा बिप्लब दा चंपालाल एक ही है, किसी से भी लेना है, तो गलती से इससे ले लिया। बट जिनको पता है कि बिप्लब दा का रेप्यूटेशन इतना अच्छा है कि जब भी छाता लेने का बिप्लब दा से लेने का, तो इसीलिए बहुत लोगों को जो पता है वो सीधा बिप्लब दा के पास जाते हैं, राइट। और बल्कि चंपालाल के पास आके दुकान में पूछते, ये बिप्लब दा का छाता का दुकान का है रे? तो चंपालाल गुस्सा में बोले, बिप्लब दा मर गया, हे चलो हटो हटो, बिप्लब दा करता है। तो चंपालाल को बहुत गुस्सा आता है। पर बिप्लब दा का रेपुटेशन अच्छा, राइट। और बिप्लब दा का दुकान में कोई आके बोलता है, सर चंपालाल का छाता का दुकान कहाँ पर है? वही बाजू में चंपालाल। वो कैसा माल बेचता? बहुत अच्छा माल बेचता। बिप्लब दा कभी भी किसी का बुरा ही नहीं किया, ठीक है। उनको अपने ऑनेस्टी पे यकीन कि भाई अपना माल बड़ा अच्छा है, कस्टमर को अच्छा लगे तो खरीदे। तो बिप्लब दा का रेपुटेशन अच्छा जी। सो बिप्लब दा गुड फेलो, गुड ह्यूमन बीइंग, गुड प्रोडक्शन, गुड क्वालिटी, रेपुटेशन वेरी गुड। सो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, ठीक है, ऑफ अ फर्म। क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप का बात कर रहे हैं दोस्त, तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म हो गया। कंपनी का तो बात कर ही नहीं रहे हैं, नहीं तो यहाँ कंपनी लिखता। सो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। अब ये जो गुडविल है, ये जो रेपुटेशन है, इस रेपुटेशन से क्या होगा? अकाउंट्स का बात कर रहे हैं। इस रेपुटेशन से बहुत फ़ायदा होता है इनको। समझ लो नेता लोग इनको सलाम देते हैं, बहुत लोग इनको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इनको जिनका बच्चा का शादी होता है तो भी बिप्लब दा को इनवाइट करते हैं। क्या ये सब जो बात है, बिप्लब दा का रेपुटेशन से बिप्लब दा को शादी का न्योता मिलता है,
तो क्या ये हमारे अकाउंट्स के रिलेशन में ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। तो इसीलिए ये अच्छा रेपुटेशन का ये सब बात तो हम लोग अकाउंट्स के बुक में डालेंगे ही नहीं। ठीक है, तो क्या डालेंगे? गुडविल का मतलब क्या है? अकाउंट्स के रिलेशन में क्या है? प्रॉफिट है। क्योंकि इनका गुडविल इतना अच्छा है तो उसके कारण इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, फ्यूचर का बात कर रहे हैं। अब ये जो प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, एक ध्यान दीजिएगा यहां पर, ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव मतलब अगर 50,000 का बाकी दुनिया प्रॉफिट करता है, बिप्लब दा अगर 1 लाख का प्रॉफिट करेंगे तो ये 1 लाख जो है ओवर भी है और अबव भी है। किससे? द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट्स। तो चंपालाल जो है, चंपालाल का प्रॉफिट है 50,000 रुपया, बिप्लब दा का प्रॉफिट है 1 लाख रुपया। तो 50,000 और 1 लाख बगल बगल में, छाता का दुकान एकदम बगल बगल में। तो भैया अपने ये बोलते हैं कि बिप्लब दा जो एक्स्ट्रा 50,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर मतलब अबव, अबव 50,000, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट सब कोई 50,000 करते हैं। बिप्लब दा जो 50,000 के ऊपर एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट किए? 50,000। तो बिप्लब दा जो एक्स्ट्रा 50,000 किए, ये बिप्लब दा का गुडविल के कारण हुआ है। अब ये गुडविल जो है बिप्लब दा का प्रोडक्ट भी हो सकता है, गुड प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये गुडविल आगे हम लोग पढ़ेंगे, दिस गुडविल कैन बी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, या ऐसा हो सकता है कि दुकान जो है, दुकान का लोकेशन, कस्टमर घुसता है छाता का मंडी में, घुसते के साथ पहला दुकान ही टकराता है बिप्लब दा का। तो कस्टमर बगल वाला जाएगा नहीं, दायां बायां जाएगा नहीं, डायरेक्ट बिप्लब दा का दुकान में घुसता है, तो भैया पहले बेच देता है। तो ये गुडविल जो है, अगर बिप्लब दा अपना दुकान बेचेंगे कल को इन फ्यूचर कि ये हमें बूढ़ो बॉयस होएगी कि हमें बिक्री करबो रे बाबा, तो गुडविल जो है, बिप्लब दा अपना जो लोकेशन है, उस लोकेशन के कारण भी वो एक्स्ट्रा जो कमा रहे हैं, उसको भी बोल सकते हैं कि देखो भैया हम जो अपना दुकान बेचेगा, हमारा दुकान एकदम एकदम बेस्ट टू बेस्ट प्रॉपर लोकेशन में है भैया, तो मैं इसके नाम का एक्स्ट्रा 50,000 कमाता हूँ। ये भी पॉसिबल है। या मेरा जो क्वालिटी है, मेरा जो दादाजी जो हमको एक स्पेशल फॉर्मूला देकर गया, हम वो तुमको फॉर्मूला देगा, मेरा स्पेशल फॉर्मूला के कारण मेरा क्वालिटी एकदम अलग, तो वो क्वालिटी भी हो सकता है गुडविल, लोकेशन भी हो सकता है गुडविल। ठीक है, तो ये जो भी है ओवर एंड अबव, तो पॉइंट इज ओवर एंड अबव। तो नॉर्मल जो है 50,000 है मार्केट में, बिप्लब दा 1 लाख कमा रहे हैं, तो 50,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। किस वजह से कमा रहे हैं? जिस भी वजह से कमा रहे हैं वो हो सकता है गुडविल। द एक्सेस प्रॉफिट, द एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म मे बी ड्यू टू इट्स लोकेशनल एडवांटेज, जैसे अभी हमने जस्ट बताया आपको, बेटर कस्टमर सर्विस, ये भी हो सकता है, पोजेशन ऑफ अ यूनिक पेटेंट, कुछ ऐसा है नया डिजाइन हो, यूनिक डिजाइन हो जो बिप्लब दा का ही छाता पे है, पेटेंट का राइट है, या पर्सनल रेपुटेशन, क्योंकि इनके बाप दादा और उनके परदादा भी छाता बेच रहे हैं, तो सब कोई को इनके ऊपर भरोसा है, पुराने कस्टमर का पूरा डेटाबेस है इनके पास। सो पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द फर्म भी हो सकता है, या ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर भी हो सकता है, या और कोई रीजन हो सकता है। तो पर्सनल रेपुटेशन इज सो इंपॉर्टेंट। देयर इज अ स्मॉल बुक बिजनेस owned by a firm, its net worth, that is एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज 1,40,000। अब वही जैसे हमने बताया ना कि कोई भी बिजनेस को हमको खरीदना है, तो अपने उनका बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब जो बुक का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इधर एसेट है, इधर लाइबिलिटी है, तो उनका जो एसेट साइड है माइनस लाइबिलिटी साइड को करके 1,40,000 आता है। कि भैया अगर मैं इनका बिजनेस को खरीदूं, तो बिजनेस को खरीदने के लिए जो एसेट वगैरह जो उस बिजनेस के पास है माइनस द लाइबिलिटी करके कुल मिला के वैल्यू है 1,40,000। बट फिर भी
मेरे को 1,50,000 देने का मन कर रहा है, तो भैया 10,000 क्या चीज़ का देने का मन कर रहा है एक्स्ट्रा? अरे यार, वो जो दुकान जो कॉर्नर में है ना, उसके वजह से हर महीना का 2,000 का एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा, तो साल का 24,000 का तो ऐसे ही फ़ायदा है। तो यार मैं तो 10,000 ही दे रहा हूँ यार। हर आदमी अपना शानागिरी करता है, राइट? तो ये जो 10,000 जो मेरा देने का मन करा, अभी तक तो मैंने सुना ही नहीं ना कि वो बुक वाला क्या मांगता है। हो सकता है बुक वाला उससे भी ज़्यादा शाना हो। बोला, अरे भैया देखो, मेरा कॉर्नर का दुकान है, कम से कम मेरे कॉर्नर के दुकान से 24,000 रुपया साल का तो तुम ऐसे ही कमाओगे। तो 3 साल के हिसाब से भी अगर हम सोचें तो 72,000 रुपया होता है। चल भाई, 50,000 रुपया एक्स्ट्रा दे मेरे को गुडविल का, तो 1,40,000 जो मेरा बुक वैल्यू है प्लस 50,000, तो प्लस 50,000 मतलब 1,90,000। तो देखो, कोई भी इंसान अपना बिजनेस किसी और को दे रहा है, तो वो जो 50,000 जो एक्स्ट्रा मांग रहा है, वो बिजनेस छोड़ेगा तो उसको भी कम से कम तसल्ली है कि चल भाई, एक तो मेरा कॉर्नर का दुकान है, राइट? कॉर्नर का दुकान मैंने जो लिया है, मेरा बुद्धि से लिया है या मेरे दादाजी का सोर्स से लिया है, और मैंने जो रेपुटेशन किया उसका, और 50,000 अगर एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो उसको शांति है मन में कि चलो यार, ये 50,000 2 साल मैं बिजनेस करता तो कमाता, या 1 साल का कमाई है मेरा जो बिना कमाए मेरे को मिल रहा है। अगर मैं ये बिजनेस छोड़ता हूँ तो 1 साल में मैं समझ लो 50,000 कमाता था, तो 50,000 मेरे को गुडविल के नाम पे मिल रहा है। तो 1 साल अगर मैं घर पे भी बैठूं, तो घर पे बैठे बैठे मेरे को 50,000 जो मेरे पुराना मेहनत का था वो मेरे को मिल गया है। तो चलो, अब मैं कुछ दूसरा बिजनेस करना चाहता हूँ, अब मैं कुछ और बड़ा दुकान खोलना चाहता हूँ, तो चलो मेरे को मेरा मेहनत का मिल गया। और ये जो नया आदमी है, इसको भी यकीन है कि चलो उसने जो पैसे दिए हैं 50,000, कोई गलत नहीं दिया, धोखा नहीं किया उसने, ना उसके साथ धोखा हुआ है, एकदम फेयर डील है। 72,000 रुपया तो बनता, चलो मैंने तो फिर भी डिस्काउंट दिया उसको, तो ठीक है, दोनों पार्टी अगर राजी है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, एक ऐसा पुराना डायलॉग होता है। द फ्यूचर कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट, वही कि 2,000 तो भैया एक्स्ट्रा मिलेगा ही हर महीना, तो हर साल का 24,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा मोर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस दुकान वाले को मैं जो एक्स्ट्रा पैसा देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा कमाई आने का पूरा पूरी चांसेस है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा बिजनेस डील हो रहा है। एक्स्ट्रा कमाई आएगा फ्यूचर में, तो आज चला भी जाए, अगर आज मेरा ज़्यादा पैसा चला भी जाए, तो ये पैसा मेरे को रिकवर हो जाएगा। इट में बी ऑन अकाउंट ऑफ फेवरेबल लोकेशन, इसका लोकेशन अच्छा है इसीलिए पैसा एक्स्ट्रा आएगा। सो रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? गुडविल बोल रहा है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है इनटेंजिबल एसेट को जब भी आप अपने किताब में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में इसको शरण दोगे, जगह दोगे, जगह दोगे, इसको जगह देने के लिए लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? रिकग्नाइज। अगर आपके बैलेंस शीट में इसको पहचान मिला है, इसको स्थान मिला है, तो रिकग्नाइज वर्ड का इस्तेमाल होगा, ठीक है? ये है वर्ड। रिक्वायर एन एंटरप्राइज टू रिकग्नाइज एन इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट का लिस्ट आप लोगों को पता है, गुडविल इज ऑल्सो एन इनटेंजिबल एसेट। सो इनटेंजिबल एसेट को बैलेंस शीट में रिकग्नाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। ऐसे लगभग 3 कंडीशंस दिए हुए हैं। एन इनटेंजिबल एसेट मस्ट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट। तो बोलते हैं भैया बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखने के लिए इसका स्वभाव जो है, क्योंकि हम जब यहाँ एसेट रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर इनटेंजिबल एसेट का स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ऐसा सेम हो जाए तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो एसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है इसको समझो, और अगर इसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर इज इक्वल टू हो जाए, बराबर हो जाए, तो यहां लिख लो। मतलब तुम सोचो भैया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना जिद्दी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि भैया एसेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अगर कभी तुम्हारे इनटेंजिबल एसेट के अंदर वैसा सिमिलर आत्मा आ जाए, एसेट का आत्मा अगर इनटेंजिबल एसेट में घुस जाए,
तब तो भैया देखो कोई दिक्कत नहीं है। या इनटेंजिबल एसेट एसेट की तरह बिहेव करने लग जाए तो भैया लिख लो, हम कोई एतराज नहीं है। तो कैसा होना चाहिए बिहेवियर? एन इनटेंजिबल एसेट मस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट। बैलेंस शीट में वैल्यू किसको दिया है? बैलेंस शीट में एसेट को वैल्यू दिया है, इसीलिए तो वो बैलेंस शीट के अंदर घुसा हुआ है। तो इसका मतलब इस मंदिर में, बैलेंस शीट का जो मंदिर है, इस मंदिर में घुसने के लिए आपको एसेट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स तो रखना ही होगा। आप इनटेंजिबल एसेट हो, इनटेंजिबल, क्या आप में कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम आपके लिए दरवाजा खोल दें? क्या आप में एसेट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम दरवाजा खोल दें आपके लिए? तो उतना परिश्रम करना होगा आपको। इनटेंजिबल एसेट, तुम उतना मेहनत करो कि ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर एसेट वाला बिहेवियर, एसेट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स घुस गया है। तो इनटेंजिबल एसेट को क्या करना है? इट मस्ट हैव सम वैल्यू। अच्छा, अच्छा, ये बात है, ये बात, ये बात। इनटेंजिबल एसेट का कोई वैल्यू होना चाहिए, मतलब अभी तक मेरा कोई वैल्यू नहीं है। इनटेंजिबल एसेट अब नाराज हो गया। हाँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, मैं गुडविल हूं, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। अरे तुम किताब में नहीं लिखोगे तो क्या है? मेरा वैल्यू नहीं है क्या? अरे जा, चल हट। किताब में लिख या ना लिख, मैं तेरे किताब में लिखने ना लिखने के मोहताज नहीं हूं, मैं गुडविल हूं। सो इसीलिए देखो लड़ाई चलते रहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि भैया बैलेंस शीट में गुडविल, जो कि एक इनटेंजिबल एसेट है, भाई तेरा वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू? अब गुडविल बोल रहा है मेरा वैल्यू 10 करोड़ का है, मेरा वैल्यू 10 करोड़ का है, गुडविल बोल रहा है। ओके, 10 करोड़ का वैल्यू है, डू यू हैव एनी बायर? मैं बोल रहा हूं इसका वैल्यू है 50,000, कोई खरीदने वाला है क्या? कोई अगर खरीद ले तो समझ में आए भैया, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। अब एक एसेट जो है, एसेट को जब हम लोग बोलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एक फर्नीचर खरीदा हमने, एक मशीनरी खरीदा, मशीनरी 1 लाख का खरीदा, तो पूरे मार्केट को पता है कि इस मशीनरी का वैल्यू है 1 लाख रुपया, राइट? इट हैज सम वैल्यू एंड मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल। अपने को एकदम आराम से पता है कि इस मॉडल नंबर का ये वैल्यू है। सो बट ये गुडविल का क्या वैल्यू है, कैसे पता करेंगे? क्लियर वैल्यू क्या है? सो कैसे पता करें हम लोग, सो दैट इट कैन बी सोल्ड? अच्छा, गुडविल को बेचना है, तो जैसे गुडविल बोल रहा है कि भैया मेरा वैल्यू 10 करोड़ का है, खरीदने वाला कोई है? अगर कोई खरीदने वाला है तब तो इसका मतलब है कि कोई खरीद रहा है। अरे कोई खरीद रहा है, अरे भैया कोई खरीद रहा है, मेरा वैल्यू है। देखा, कल तक मैं कह रहा था ना, गुडविल कह रहा था मेरा वैल्यू 10 करोड़ है, चलो, बट खरीदने वाले ने 7.5 करोड़ में खरीद लिया। 10 करोड़ में तो नहीं खरीदा, बट 7.5 में खरीद लिया। अगर खरीद लिया तो वैल्यू कितना है बताइए, 10 करोड़ या 7.5 करोड़? अरे भैया जितना में खरीदा, खरीदा कितना में, पैसा कितना मिला? 7.5 करोड़ रुपया। तो वैल्यू आ गया, वैल्यू आ गया। सो इट मस्ट हैव सम वैल्यू एंड मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाई सो दैट इट कैन बी सोल्ड। तो पूरा आइडेंटिफाई कर लिया हमने, कैलकुलेट कर लिया, खरीदने वाला रेडी है, पैसा देने के लिए रेडी है, भैया 7.5 करोड़ पैसा देने के लिए रेडी है, विदाउट डिस्पोजिंग अदर एसेट्स। कितना अच्छा बात बोला भैया, क्या गहराई है इस बात पे, क्या सोच सकते हो? समझ लो 100 करोड़ का मशीन को मैं 90 करोड़ में बेचता हूं, और मैं 10 करोड़ में बोलता हूं कि देखो एक काम करो, तुम मेरा मशीन 90 करोड़ में खरीद लो, बट मेरे को गुडविल बोल के 10 करोड़ दे दो। मशीन है मेरे पास,
100 करोड़ का मशीन का वैल्यू है, ठीक है। गुडविल को मेरे को बैलेंस शीट के अंदर एंट्री दिलाना है, और अब इमेजिन करो मैं ये मशीन को, भैया मेरा बिजनेस है, मेरा मन, मेरी मर्जी, मैं अपने इस मशीन को 90 करोड़ में बेचूंगा जी, ठीक है। और मैं बोलता हूं कि भैया तुम मेरे को, एक्चुअली में तो मैं बेच रहा हूं 100 करोड़ में ही, देखो ध्यान दो, 100 करोड़ का मशीन समझ लो, कोई 100 करोड़ में खरीदने के लिए रेडी, बट अपने को एक अरेंजमेंट है कि गुडविल को अपने को बैलेंस शीट के अंदर घुसाना अपना जिद हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जा तेरे को नहीं मानता, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को धोखा देकर जैसे भी गुडविल को घुसाना चाहता हूं। तुम ये बोलते हो ना कि गुडविल मतलब वैल्यू होना चाहिए, कोई खरीदने वाला होना चाहिए, तो चल मैं अपने मशीन को 100 करोड़ का मशीन 90 करोड़ में बेचा, मशीन का सेल दिखाया 90 करोड़ में, और 10 करोड़ में सेल दिखाया गुडविल का। अब मैं आया, मेरे पास 100 करोड़, गया मेरा मशीन 100 करोड़ का, तो अब मैं बोला देख 10 करोड़ में गुडविल, मेरा गुडविल है 10 करोड़ का। तो एएस ने रोक लगा दी, देखो भैया हमको धोखा मत दो, तुम हमको धोखा नहीं दे सकते, तुमको कुछ और बेचने नहीं देंगे। कि मेरा बुक वैल्यू सारा एसेट का, जैसे हमने देखा कि मेरा सारा एसेट का टोटल वैल्यू है 200 करोड़, लाइबिलिटी का वैल्यू है 20 लाख 20 करोड़, तो 180 करोड़ मेरा बुक वैल्यू है। बट मेरे को 180 करोड़ के जगह मेरे को 250 करोड़ मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा, कम नहीं मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो अपने को समझ में आएगा कि भैया बुक वैल्यू 180 करोड़, ज़्यादा मिल रहा है 70 करोड़, तो ये समझ में आने वाला बात है ना, धोखा वाला बात नहीं है। यार 180 करोड़ के जगह वो 250 करोड़ देने के लिए रेडी है। किताब का बैलेंस शीट का जितना एसेट है उसका वैल्यू है 180 करोड़, मतलब नेट एसेट्स, नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। 180 करोड़ का माल ये 250 करोड़ में खरीदना चाहता है, पागल हो गया है क्या भाई? और मैं पागल नहीं हूं भाई, मैं पागल नहीं हूं, मैं 70 करोड़ जो ज्यादा दे रहा हूं, मेरे को ये विश्वास है कि इस कंपनी का नाम मेरे को मिल जाए, इस कंपनी का काम मेरे को मिल जाए, तो ये 70 करोड़ का मेरा फ्यूचर बेनिफिट है। वो जो फ्यूचर में जो बेनिफिट होगा वो आज आज ही मैंने दे दिया एक ही साथ, उसे कहते हैं गुडविल। So it must be clearly identifiable so that it can be sold without disposing other assets or future benefits. अब देखो मैंने 70 करोड़ तो लिया है इससे, बट फ्यूचर का कोई बेनिफिट बेच दिया। मेरे को एक कंपनी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उस कॉन्ट्रैक्ट से मैं 100 करोड़ कमाने वाला था, उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया हूं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को बेचने का 70 करोड़ मिला है, तो क्या ये गुडविल हुआ? नहीं भैया, ठेंगा। तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर बेनिफिट इस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला था, इस कॉन्ट्रैक्ट को इस सामने वाले को बेचा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में तुमको पैसा मिला है। बिजनेस गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं बिजनेस को बेचते समय, याद है अपने को? ध्यान दीजिए दोस्त, व्हेन द बिजनेस इज डिसॉल्व्ड और सोल्ड, ठीक है। अब बिजनेस को बेचने का बात हो रहा है, फ्यूचर बेनिफिट हमने दे दिया है, तो फ्यूचर बेनिफिट जो कि 100 करोड़ का था, 100 करोड़ का बेनिफिट, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं या मैं एक बिजनेस पार्टनर हूं, मैं चुपचाप बेच दिया, 100 करोड़ का बेनिफिट 70 करोड़, 30 करोड़ अलग से साइड चाप के बैठ गया, तो ये क्या गुडविल हुआ क्या भैया 70 करोड़? नहीं जी, ये धोखा हुआ फर्म के साथ, गुडविल नहीं है ये। 100 करोड़ का बेनिफिट 70 करोड़ में बेच दिया, गलत है, ये कहां से गुडविल हुआ? तो गुडविल नहीं है ये। अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो सस्ते में, या कोई फ्यूचर बेनिफिट दे रहे हो और उसका नाम गुडविल का कर रहे हो, तो ये धोखा हो रहा है। आप अपने शेयर होल्डर के साथ धोखा कर रहे हो, आप अपने दूसरे पार्टनर के साथ धोखा कर रहे हो, धोखा नहीं होना चाहिए। आप अकाउंटेंट हो मेरे दोस्त, आपके रहते हुए अगर धोखा हो गया तो फिर आपका रहना ना रहना बेकार है। सो समझना होगा आपको पहले। और आज के डेट में सीए इंस्टीट्यूट क्लियरली बोल रहा है कि अब चार्टेड अकाउंटेंट जो है, सीए साहब जो है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्लानिंग में घुस गया है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठता है। तो सीए सिर्फ एक बैक ऑफिस का मुनीम नहीं रह गया है, सीए का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गया है। सो दोस्त समझना होगा आपको। तो ये बात आपने समझ लिया है,
और कोई फ्यूचर बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम अदर एसेट्स, एन intangible asset should be recognized only if the future probable economic benefits, that is increased revenue from sales, will flow to the business enterprise and not to others. एकदम कंफर्म है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट आना ही आना है और अपना ही ऑर्गेनाइजेशन को आना है. इट मीन्स दैट मैनेजमेंट कैन मेक रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स. तो फ्यूचर का बेनिफिट जो है एकदम 100% हम लोग फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक पैसा का बेनिफिट, क्योंकि पैसा मतलब प्रॉफिट, कुछ भी हो इकोनॉमिक बेनिफिट लिखा. देखो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि बिप्लब दा का गुडविल रेपुटेशन के कारण उनको शादी में निमंत्रण मिलता है. बिप्लब दा का कोई भी परेशानी हो, बिप्लब दा को अगर गाड़ी चाहिए होता है तो उनके दोस्त भेज देते हैं. तो ये सब जो बेनिफिट्स है जिनको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पे नहीं कुछ कर सकते हैं, तो दीज आर नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स. उसका बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग सीरियसली अबाउट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स. सो इनटेंजिबल एसेट को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि जब उनमें एसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए. एसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स पे पता क्या होता है, कोई भी एसेट हम लोगों को बिजनेस में फ्यूचर बेनिफिट देता है. कंपनी का एसेट फ्यूचर बेनिफिट के लिए ही तो खरीदते हैं. तो शर्ट बनाने के लिए जो मैंने मशीन खरीदी है, ये मेरे को शर्ट बेचने के लिए फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा. तो कंपनी के सारे एसेट्स का मेजर एक काम होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट मेजर एक काम होता है फ्यूचर बेनिफिट देगा. तो गुडविल या इनटेंजिबल एसेट भी अगर मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है तो हम उसको बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे. बात समझ में आ रही है? अब यहां पर पॉइंट नंबर 1 में क्या है, एन इनटेंजिबल एसेट मस्ट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट. तो दूसरा नंबर पॉइंट में लिख दिया यहां पर, रिलेट करिए प्लीज. पॉइंट नंबर 2 में एकदम साफ साफ लिख दिया यहां पर, देखिएगा कि फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट को हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या नहीं. तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 इंटर रिलेटेड है. और क्या कहा है, इट मस्ट हैव सम वैल्यू. तो मैंने आपको ये भी बताया वैल्यू कैसे पता चलेगा, अगर कोई खरीदार है तो, राइट. एंड इट मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल सो दैट इट कैन बी सोल्ड. तो खरीदार है तो बेच सकते हैं. और ये बेचने वाला जो है कोई छलावा नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि हमने कुछ दूसरा एसेट साथ में बेच दिया है या हमने कोई फ्यूचर बेनिफिट बेच दिया है. फ्यूचर बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम अदर एसेट्स. सो कितना डेप्थ है, आई थिंक कि अब आपको समझ में आ चुका है. पॉइंट नंबर 2 में बता दिया गया है कि भाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को हम लोग सही तरीके से मैनेजमेंट कैलकुलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. तो ये भी कैलकुलेशन मैनेजमेंट कर पा रहा है. कॉस्ट ऑफ द इनटेंजिबल एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, दैट इज द कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड. ऑब्जेक्टिव मतलब कोई इमोशंस नहीं, एकदम लॉजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, सही तरीके से मेजरमेंट नहीं आ रहा है. अब ये गुडविल जो है या इनटेंजिबल एसेट को हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे. ये 5 है या 4 है या 3.5 है. तो एएस बोलेगा भैया एक काम कर, पहले ठीक से कैलकुलेट कर ले, मैं तुमको बार बार चेंज करने का इजाजत नहीं दूंगा. आज तेरे को लगा 4 करोड़ है तो तूने 4 करोड़ लिख दिया. कल तेरे को लगा उड़ी बाबा गलती हो गया, अरे 4 नहीं 2 होगा तो 2 लिख दिया. भैया मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर. तुम्हारा बैलेंस शीट शेयर होल्डर्स के पास जाता है, तुम्हारा बैलेंस शीट जो है अलग अलग लोगों के पास जाता है, तुम्हारा बैलेंस शीट बैंक के पास जाता है, तुम्हारा बैलेंस शीट लेंडर्स के पास जाता है, तुम्हारा बैलेंस शीट बहुत सारे लोगों के पास जाता है, तुम्हारा बैलेंस शीट फ्यूचर जो तुम्हारा कंपनी का शेयर खरीदने वाला उनके पास जाता है. मजाक नहीं कर सकते हो भाई. तो पहले पूरा रिलायबली कैलकुलेट करो. एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे. पूरा लड़ाई हमने किया किस लिए किया, गुडविल को बैलेंस शीट में डालने के लिए इतना कुछ बात किया दोस्त. तो विदाउट के बेस के अगर कोई सम्स करेंगे तो आप एक्चुअली बनते हो मुनीम. याद रखना दोस्त, ये पूरा इंडिया में अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है सिर्फ मुनीम बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है. आओ एक एक सम को 10-10 बार करो. तो ये प्रयास गलत है, 100% यकीनन गलत है. तो बेस जो है जिससे हमारा आइडियोलॉजी सेट होता है, देखो इस पे पूरा आइडियोलॉजी सेट हो गया. आइडियोलॉजिकली अगर वो कमजोर है तो दिक्कत आएगा, क्योंकि जब डिसीजन लेना है ना तो आइडियोलॉजी एंड आपका बेस मजबूत जितना हो उतना आप आराम से काम कर सकते हो. बाकी तो देखो काम आपका ऑफिस में क्लर्क्स लोग करेंगे. यू शुड नो कि व्हाट इज द बेस फॉर्मूला. तो ये हमने आपको सिखाया है. आगे देखो इस चैप्टर में जो काम है ना, आगे जो काम है दैट इज एब्सोल्युटली क्लरिकल इन नेचर. विश्वास करो ये क्लरिकल इन नेचर है.
इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट्स देखेंगे, उसको एवरेज करेंगे। अब ये एवरेज, वेटेड एवरेज, मल्टीप्लाई बाय 3, ये सब में अगर आप लोग गलत कर रहे हो ना दोस्त, तो इसमें आप लोगों को पकड़ के दो दो थप्पड़ लगाने चाहिए। ये एक एक साल तक अकाउंट्स कराया जा रहा है, दो दो साल तक 11-12 में अकाउंट्स के आप लोग दो दो घंटा ट्यूशन ले लेकर 10-10 20-20 सम्स करते हो, उसके बाद भी गलत करके आते हो, तो कान मरोड़ने वाला टाइम है, कान पकड़ के उठ बैठ कराने वाला समय। तो आगे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल बातें होंगे हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। और मैं चाहता हूं कि अकाउंट्स के जो सम्स है, न्यूमेरिकल्स है, वो आप लोग एकदम पहले तो चीजों को ध्यान से समझो यार कि कर क्या रहे हो। अंधाधुन काम किए जा रहे हो, मुनीम बनने का काम कर रहे हो, तो भैया मैं नमस्कार करता हूं आपको। ये आप लोगों का गलती हो रहा है, ये सिस्टम में गलती है, तो चलो वो गलती तो मैंने आपको बता दिया है ना, उस गलती से आपको निकलना होगा। ध्यान से काम करो। एक ही सम्स को 10-10 बार करना जरूरी नहीं है, उसको 10 बार हाई कॉन्सेंट्रेशन से समझ लो ना कि व्हाट इज द प्रोसेस। सो इट इज दस क्लियर दैट नन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय इंटरनली जनरेटेड गुडविल। मतलब इंटरनली जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या है कि खुद ब खुद अपने आप में सोच लिया कि भैया मेरा फर्म का गुडविल तो 10 करोड़ का है, तो अपने आप से सोचने से नहीं होगा। फ्यूचर का कुछ बेनिफिट है तो बताओ, कोई खरीदने वाला है तो बताओ। क्या बोलने का कोशिश क्या कर रहे हैं कि बैलेंस शीट में मैं अपने आप ही गुडविल लिख दूं 10 करोड़ का, और मेरे बाकी जो एसेट्स है समझ लो है 3 करोड़ का, और मैं बोलूं कि भैया अपना तो वर्थ 13 करोड़ का है। खुद ब खुद अपने आप बोलने से नहीं होगा, तो ये इनहेरेंट अपने आप से गुडविल को बुक्स में नहीं डाल सकते हो। जितना भी हम लोग पढ़ लेना, एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ एक या दो नया ट्रिक तो उन लोग अपनाएंगे, और उस ट्रिक में मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। जितने बच्चे रट के गए हैं वो ट्रिक में फंसते हैं। एग्जामिनेशन का पूरा साल तैयारी कर लो दोस्त, इंस्टीट्यूट के पेपर में एक या दो नया ट्रिक, तो यार पुराना ट्रिक तो रिपीट तो होगा नहीं। यू हैव टू बी रेडी विथ अ न्यू ट्रिक। तो न्यू ट्रिक के लिए अगर रेडी करना है तो यू शुड नो द साइंस बिहाइंड द आर्ट। ये याद रखिएगा, ये अकाउंटेंसी अगर आर्ट है तो उसके पीछे का जो साइंस है, आप सिर्फ और सिर्फ आर्ट पढ़ाए जा रहे हो और साइंटिफिक तरीके को इग्नोर कर रहे हो, तो आप बच्चे को रटवा रहे हो दोस्त। और अगर उसका साइंस समझा रहे हो, उसका प्रोसेस समझा रहे हो, तो आप उसको चैंपियन बना रहे हो। कोई भी ट्रिक आएगा, एग्जामिनर कोई भी ट्रिक पे उसको उलझा नहीं पाएगा, बिकॉज उसके पास साइंटिफिक कैलकुलेशन है, साइंटिफिक नॉलेज है। सो आर्ट भी जानता है, साइंस भी जानता है, वो बच्चा कोई भी इम्तिहान पास कर सकता है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट को तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, गुडविल जो है वो तो वैसा नहीं है। सेकंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसेस इट्स फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर बेनिफिट को एसेस करने में भी बहुत दिक्कत आती है। फाइनली, द कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड गुडविल cannot be reliably measured in the absence of any consideration in money or money's worth। तो कोई पैसा कौन दे रहा है, कहाँ दे रहा है, वो तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसका कुछ निकाल नहीं सकते हम लोग। देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सपोर्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज अ रिसोर्स। बहुत ध्यान दीजिएगा, जब भी अपने ये करते हैं ऑन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, और इवन व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, गुडविल शुड नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुडविल आप कैलकुलेट कर रहे हो इंटरनली, इंटरनल कैलकुलेशन कर रहे हो आपस में, ठीक है जी, कर लो, आपस में लेन देन कर लो। इसीलिए आपने देखेंगे कि गुडविल को हम लोग हमेशा पार्टनर के कैपिटल से एडजस्ट कर लेते हैं बाद में। अब आया ना आपको समझ में कि अलग से नहीं लिखेंगे, अपने सम्स करेंगे। गुडविल रिटन ऑफ, वी विल राइट गुडविल रिटन ऑफ। So it should not be raised in the books of accounts of the partnership firm because no consideration in money or money's worth has been paid for it। Existing partner का बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, existing partner, कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है तो नहीं रेज करेंगे। बट इस बात को पहले हाईलाइट करके रखो, ठीक है, कि इतना ईजी नहीं है कि जब मन चाह गुडविल को रेज कर दिया। देयर आर रूल्स टू बी फॉलोड। द कंक्लूजन इज दैट ओनली
परचेज गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड। लो भैया, बात का नहीं, अभी आ गया कंक्लूजन। सो कंक्लूजन इज दैट ओनली परचेज गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेदर द पेमेंट इज मेड डायरेक्टली इन कैश और मनी इज वर्थ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो लाइन। A and B purchase the net assets minus liabilities of C amounting to rupees 2,50,000 for 3 lakhs in cash। तो ये तो परचेज डायरेक्ट दिख रहा है ना कि 2.5 लाख का सामान 3 लाख में खरीद रहे हैं। द एडिशनल पेमेंट ऑफ 50,000 इज अ पेमेंट फॉर गुडविल इन कैश। इट इज अ केस ऑफ परचेज गुडविल, और परचेज हो गया तो एक एसेट बन गया, आ गया पूरा ऊपर का जो नियम कानून है सब सेटिस्फाई हो गया, एंड कैन बी वैलिडली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। वैलिडली रिकॉर्डेड तो मतलब एसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया गुडविल में। गुडविल को हमने खरीदा है, पैसा मतलब पूरा रिलायबली वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। और क्यों खरीदा है? क्योंकि इससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। आगे तीनों पॉइंट। 2.5 लाख का एसेट था, 3 लाख में खरीदा, 50,000 क्या चीज का दिया? गुडविल का दिया। अब क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट है? 50,000 क्या है? गुडविल। गुडविल क्यों है? अरे क्यों दिया हमने? इससे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। 50,000 एक्स्ट्रा क्यों दिया? इससे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। 50,000 दिया, हाँ जी 50,000 दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट क्या है? एसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्यूचर बेनिफिट मिलना, तो ये 50,000 में फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। ओहो, तो ये एसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच हो गया, तो ये गुडविल और एसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो गया, तो फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। और हमको कैलकुलेट करना है, वी नीड टू मेजर इट रिलायबली कि ये कितना है। अरे कितना किया? मेजर कर लिया, मेजर करके ही तो 50,000 दिया, तो कर लिया, 50,000 दिया, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। तो ये भैया रिकॉर्ड कर लो इसको, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, रिकॉर्ड कर लेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं, वैलिड रिकॉर्ड है। अब देखो पैसा वैसा आया नहीं और फिर भी गुडविल को हमने रेज कर दिया, सही किया क्या? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिकमेंडेशन है? पिताजी का बात माना क्या? नहीं माना, नहीं माना सर। इट इज अ केस ऑफ इंटरनली जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। इंटरनली जनरेट कर लिया एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिताजी है, इट इज नॉट परमिटेड। ये लो भैया, इट इज नॉट परमिटेड, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। इंडिया के जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनको फॉलो करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, उनको फॉलो करना है आईसीएआई को। सो आईसीएआई से ऊपर कुछ नहीं है, तो प्लीज समझिएगा इस बात को। सो अब आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं और आज का क्लास को एंड करते हैं दोस्त। इन द इवेंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ड्यू टू एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ of a partner or even a change in the profit sharing ratio without reconstitution, goodwill of the firm is evaluated। so goodwill of the firm is internally evaluated, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंटरनली इवेल्युएट करते हैं हम लोग। अब क्या होगा? कर तो लिया, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन द वैल्यू ऑफ गुडविल शुड नॉट बी ब्रॉट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखा बात, पिताजी का बात को भी ध्यान रखना है कि कर लो भैया इवैल्यूएशन, ठीक है, किसी के साथ नाइंसाफी मत करो, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं डालने देंगे, बिकॉज इट इज इनहेरेंट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल सिंस नो मनी और मनी इज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। कोई पैसा दिया क्या भाई? कहीं से पैसा मिला क्या? नहीं मिला। बट यार गुडविल तो है यार, मैंने 10 साल काम किया, मेरे काम की वजह से तुमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे, हाँ जी कमाएंगे। तो इंटरनली इवेल्युएट किया है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बुक में लिखने नहीं देगा। क्या ये बात क्लियर है दोस्त? द ओनली वे आउट, देखो ये डेडलॉक हो गया दोस्त, इंसाफ करना है। मैं 10 साल काम किया हूं, मैं इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा हूं, इंसाफ चाहिए मेरे को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चलोगे तो मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ चाहिए मेरे को। 10 साल है भैया जिंदगी का, 10 साल, वो भी 30 साल से 40 साल का एज, मेरा प्राइम एज। इंसाफ कर भाई। तो ओनली वे आउट इज दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स। तो चलो अलग अलग वैल्यूएशन मेथड्स है, कैलकुलेट कर लो। मेथड्स भी है भैया, कैलकुलेशन भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। शुड बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। आया बात समझ में? तो बैलेंस शीट में हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि बैलेंस शीट का अगर एसेट साइड प्लस होगा तो अपना लायबिलिटी साइड भी प्लस होगा, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मूला क्या है?
कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। एसेट अगर बढ़ा तो इधर में कैपिटल भी बढ़ेगा, पर ये एसेट साइड को तो हम लोग गुडविल लिखने देंगे ही नहीं, इसको वर्ड लिखने का परमिशन ही नहीं है। तो जो भी काम करना है कैपिटल से खेला खेलो, क्योंकि यहाँ गुडविल को हम लोग लिखने नहीं देंगे। समझ लो जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, कैपिटल 100, फर्नीचर 50 और कैश 50, तो ये मैच हो गया बैलेंस शीट। गुडविल लिखते हैं यहाँ पर 100 का, और फर्नीचर भी 50 का है, और कैश भी 50 का है, तो इधर 200 आ गया। तो यहाँ कैपिटल को समझ लो ऐड कर दिया। बट ये बोल रहे हैं कि ये गुडविल को यहाँ दिखाने नहीं देंगे, जो भी काम करना है कुछ भी कर लो, ये गुडविल यहाँ लिखने नहीं देंगे। तो आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है यहाँ तो कर लो, कैपिटल में कर लो, बट ये गुडविल का शब्द जो है बैलेंस शीट में नहीं आने देंगे। सो एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। इन नो केस द गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन नो केस। तो गुडविल का शब्द जो है एसेट साइड पे नहीं 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 आने दिया जाएगा, ईदर ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर गलती से गुडविल अगर आ भी गया है तो भी इसको राइट ऑफ करना होगा, हटाओ इसको, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिताजी है, पिताजी ने कहा देखो भैया ये गुडविल को लिखना गलत है। अब किसी के फर्म में गुडविल ऑलरेडी लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, इट शुड बी रिटन ऑफ इमीडिएटली, शुड बी रिटन ऑफ इमीडिएटली, तुरंत हटाना होगा भैया, गलती किया आपने। वेदर इट इज इंटरनली जनरेटेड or goodwill has been bought for some consideration. So next day we will start with the methods of goodwill valuation. Numericals बहुत easy है, concepts को पकड़ के चलना है। तो आपको घर पे ज़्यादा रिविजन एंड प्रैक्टिस सम्स करने होंगे। तो मैं होमवर्क बहुत ज़्यादा देने वाला हूँ, अकाउंट्स में होमवर्क रहेगा आपके पास। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं पूरा एनर्जी लगाऊंगा, पूरा जान लगाऊंगा, बट अकाउंट्स में आपको होमवर्क जो है, जैसे इलस्ट्रेशंस है, तो मैंने 2 इलस्ट्रेशन कराया और 4 इलस्ट्रेशन होमवर्क में दे दिया। क्यों? क्योंकि इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6 में कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हाँ, अगर उसमें कुछ कैचमेंट पॉइंट है, कुछ ट्रिकी पॉइंट है, तो आई विल डिस्कस दैट ट्रिकी पॉइंट विथ यू, कि देखो दोस्त ये एक ट्रिक है, यहाँ फंस मत जाना। तो वो मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर, कि बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत करने वाले, वो मैं आपको पहले से एडवांस में समझा दूंगा। तो ये अपने को ये अंडरस्टैंडिंग रखना होगा अकाउंटेंसी में, कि अकाउंटेंसी का बेसिक नॉलेज जो है वो आपको भर भर के मिलेगा, बट जो मुनीमगिरी वाला जो काम है वो आपको घर पे करना होगा। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, बाबा टाटा, टेक केयर।